हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिव कुमार और आप देख रहे हैं डायनेमिक एकेडमी। तो लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास की प्रश्नावली 1.1 को पूरी करी थी और आज हम नई वीडियो में आ गए हैं जिसमें प्रश्नावली 1.2 पूरे विस्तार से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपना पहला प्रश्न है। तो इसको थोड़ा सा पेज ले लेते हैं अपने और यहाँ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्या आपको सिद्ध करना है बच्चों? आपको सिद्ध करना है कि √5 जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह जो है आपको संख्या है, ये आपको बच्चों जो है सिद्ध करना है। तो देखिए, अगर ये आपको सिद्ध करना है तो आप इसका विपरीत मान सकते हो, उल्टा मान सकते हो कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर आप √5 को एक परिमेय संख्या नहीं बता पाते हो तो वो क्या हो जाएगी बच्चों? अपरिमेय संख्या। तो जो परिमेय नहीं है वही तो अपरिमेय है। तो अगर हम इस संख्या को √5 को परिमेय नहीं है बता सकते हैं या बता पाएँ तो ये दोस्तों अपरिमेय अपने आप सिद्ध हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं पहला कि √5 एक क्या है? √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या परिमेय होती है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? परिमेय है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q यानी कि बटे के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ एक कंडीशन होती है कि Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है और P और Q दोनों ही क्या होती है? सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य संख्या होती है। अब यहाँ आपके मन में आ रहा होगा कि सहअभाज्य क्या होती है? ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो बच्चों सहअभाज्य भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि सहअभाज्य जो संख्या होती है वो 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं होती है, जोड़े में हो सकती है। पहले बात तो अभाज्य संख्या जिनका HCF क्या है बच्चों? 1 आए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ मैंने क्या माना? √5 को परिमेय संख्या मानी और परिमेय संख्या में भी क्या माना? P और Q को सहअभाज्य संख्या मानी। यानी कि मैं अगर HCF निकालूंगा P और Q का तो क्या आएगा बच्चों? इनका HCF हमेशा 1 आएगा। अब जैसे कोई भी मैं संख्या लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि जैसे मैं 30/25 ये एक संख्या लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं P ये जो है इसको और मैं अगर पहले बात तो ये एक परिमेय संख्या है, क्लियर है। क्या इसको मैं और सिंपल फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। 5×6 30 और 5×25। तो आप देखोगे ये P का मान, ये Q का मान, ठीक है। तो इनका जब HCF लोगे, किसका HCF लोगे? 6 और 5 का जब आप HCF लोगे तो केवल और केवल इनका HCF 1 ही मिलेगा। यानी कि एक ही वो एकमात्र संख्या है जो 6 और 5 दोनों को पूरी तरीके से विभाजित करेगी, ठीक है। तो HCF 6 और 5 का कितना आएगा? 1 आएगा। अब कोई सी भी परिमेय संख्या ले लो, उसको आप सिंपल फॉर्म में जब लिखोगे या जब उसे P/Q की फॉर्म में लिखोगे, जब वो काट के लिखोगे तो उनका HCF हमेशा 1 ही आएगा। आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, जैसे मैं एग्जाम्पल और लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 42/24। तो इसको मैं काटता हूँ किस टेबल से कर सकता है? 6 के पार्ट से कर सकता है। 6 चौक 24 और 6 7 42। तो 7/1 मेरे क्या आया? 4 आया। इसको मैं P मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ। तो 7 और 4 का जब आप HCF निकालोगे, HCF ऑफ 7 और 4, आपको इनका HCF कितना मिलेगा बच्चों? 1 ही मिलेगा। तो यहाँ मैंने क्या कंडीशन रखी है? √5 पहली बात तो क्या है? परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है तो उसे मैं बटे के रूप में या P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। और Q का मान क्या नहीं हो सकता मेरे? 0 नहीं हो सकता है। और P और Q दोनों मेरे क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब जिनमें यानी कि ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो P और Q दोनों को विभाजित करे और केवल क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। तो आपने देखा भी यहाँ पे कोई सी भी आपने परिमेय संख्या ली, उनका HCF क्या मिल रहा है बच्चों? 1 ही मिल रहा है। तो आप कह सकते हो 30/25 यानी कि 6/5 क्या है मेरे? 6 और 5 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 7,4 भी क्या है? सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सहअभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहिए ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट
क्लियर वाइज समझ में आए, ठीक है। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको हो सकता है कुछ चीज़ समझ में नहीं आए। तो जैसे अभी मैंने यहाँ क्या माना, √5 जो है वो मेरे परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो फिर उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और q का मान कभी भी 0 नहीं होता है, और p और q दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है। इसको मैं कह देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 का दोनों में, समीकरण 1 में कह दो, चलो समीकरण 1 में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 में दोनों पक्षों का वर्ग करने का मतलब क्या है। देखिए पहले तो आप क्लियर होनी चाहिए आपके ये चीज़ कि अगर कोई चीज़ दो संख्याएं या दो चीज़ अगर बराबर है, ठीक है, ये जैसे मेरे बराबर है, उनका मैं दोनों पक्षों में इधर भी और इधर भी सेम चीज़ करता हूँ, यानी कि अगर वर्ग कर रहा हूँ तो इधर भी करूँगा इधर भी करूँगा, अगर मैं जोड़ रहा हूँ इधर भी जोड़ूंगा इधर भी जोड़ूंगा, बराबर के दोनों पक्षों में ना, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों में अगर सेम चीज़ में करता हूँ तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया है, √5 का वर्ग किया, इधर भी मैंने वर्ग किया। अगर मैं कहता कि जैसे मैं 3 और ये मैंने एक मान ले लिया p, 3 बराबर है p के, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ +1 करता हूँ, दोनों पक्षों में करूँगा। अगर मैं कहता हूँ कि माइनस जो है मेरे को -2 करना है तो -2 दोनों पक्षों में करूँगा। दोनों पक्षों में करने पे होता क्या है कि उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आप सेम चीज़ अगर दोनों पक्षों में करते हो, जोड़ो घटाओ गुणा भाग करो स्क्वायर करो वर्गमूल निकालो कुछ भी करो, तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ क्या किया है बच्चों, दोनों पक्षों में वर्ग किया है। जब मैं वर्ग करूँगा तो ये हो जाएगा √5 का वर्ग √25, और √25 का मान कितना होता है, 5 होता है। 5 बराबर हो जाएगा, इसका भी वर्ग करो, ये ब्रैकेट में है और ये p/q है तो p का भी स्क्वायर होगा और q का भी स्क्वायर होगा। अब ये 5 बराबर है p²/q², तो क्या मैं इसको यहाँ पर लेके जा सकता हूँ और 5 को यहाँ लेके जा सकता हूँ। भाई गुणा में है या ये भाग में है तो इधर आ जाएगी, ये गुणा में तो चला जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ q² = p²/5। तो यहाँ आपको एक चीज़ मिली, देखो हमने पहले p और q को क्या माना था, सहभाज्य संख्या मानी थी। अब सहभाज्य संख्या का मतलब क्या है, उनका HCF 1 आना चाहिए। 1 आना चाहिए इसका मतलब वो संख्याएं होगी और पूर्ण संख्याएं होगी, ठीक है। पूर्ण संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से कोई संख्या होगी। तो अब मैं कह सकता हूँ देखो कि अगर 5 जो है 5 का भाग p² में जा रहा है, इसका मतलब ये है, और क्या मिल रहा है आपको, q² मिल रहा है। जहां हमने कहा p और q सहभाज्य संख्या है तो सहभाज्य संख्या का स्क्वायर भी कर लो तो भी वो आपको संख्या ही मिलेगी एक तरीके से। तो इसका मतलब यहाँ क्या, इसका मतलब समझो पहले। तो इसका मतलब ये है कि मैंने 5 का p² में भाग लगाया तो आपको क्या मिला, बराबर में q² मिला, यानी कि 5 का जब पूरा भाग गया होगा तब आपको एक पूर्ण संख्या मिल रही है, क्योंकि p और q आपने क्या मानी, सहभाज्य संख्या मानी। सहभाज्य संख्या का मतलब जिनका HCF 1 आता है वो संख्या तो होगी ना, p और q तो संख्या होगी। तो इसका मतलब ये 5 का p² में पूरा भाग जा रहा है और क्या मिल रहा है आपको, q² मिल रहा है। भाई इसका मतलब यही तो है, ये दोनों बराबर है तो उसका मतलब, तो यहाँ मैं एक लाइन लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि 5 p² को विभाजित करता है, 5 p² को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा, p को भी, ये लाइन में समझाता हूँ ना, p को भी विभाजित करेगा। अब इसका मतलब समझो, मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है कि 5 जो है p² को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। अब कहने का मतलब मैं कहता हूँ जैसे 5 एक संख्या लेता हूँ, 5 ही ले लेता हूँ, जैसे 25 में एक संख्या लेता हूँ, ठीक है। यहाँ 5 जो है 5 के स्क्वायर को विभाजित कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 का भाग 25 में पूरा जा रहा है। तो जो स्क्वायर मैंने लिया है, 5 का स्क्वायर लिया ना 25, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 का भाग 25 में जा रहा है तो 5 में भी इसका पूरा भाग जाएगा। इस लाइन का मतलब यही हुआ ना कि 5 का भाग 25 में जा रहा है, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर में जा रहा है, तो इसका मतलब 5 का 5 में भी पूरा भाग जाएगा और कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ उम्मीद करता हूँ 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है, 5 का p² में पूरा भाग जा रहा है तो 5 का p में भी पूरा भाग जाएगा। ये लाइन आपको समझ में आई होगी। चलिए भाई अब थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएं, आपको मिल रहा है q² = p²/5। अब यहाँ p का मान क्या क्या होगा एग्जैक्टली हम बताएं तो p का जो है यहाँ मान होगा वो 5
ए के रूप में होगा, यानी कि उसमें 5 तो होगा ही होगा, उसके गुणनखंड में 5 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ ए क्या है, तो ए कुछ भी हो सकता है। ए का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूर्ण संख्या कुछ भी हो सकती है, पूर्ण संख्या कह दो या पूर्णांक संख्या, माइनस में भी हो सकती है बिल्कुल, तो माइनस में भी आप ले सकते हो, कह दो पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक ए क्या है बराबर, ए है बराबर में पूर्णांक संख्या। अब माइनस में भी होगी तो भी 5 का तो भाग जाएगा ना उसमें, पूर्णांक संख्या यानी कि -1 -2, ए का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके गुणनखंड में 5 तो होगा ही होगा। इसलिए मैं क्या पी की जगह क्या रख सकता हूँ, 5a, तो बिल्कुल रख सकता हूँ। ए रख दो, बी रख दो, सी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल यहाँ डिफाइन कर दो कि ए यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ बता भी दिया है, ए यहाँ पर क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इंटीजर नंबर है, तो इसका मतलब समझो कि क्यू स्क्वायर जो है, पी का मान कितना है, 5a के बराबर है, तो 5a का ये लिख सकता हूँ 5a का स्क्वायर, पी की जगह रख दिया मैंने 5a का स्क्वायर बटेवा 5। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, कि 5a कहाँ से आया, कि भाई देखो कि यहाँ से समझ में, तो वापस अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 जो पी को भी विभाजित करेगा, यानी विभाजित करेगा, तो इसका मतलब ये है कि पी का जो मान होगा वो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। दूसरी बात, उसके गुणनखंड में क्या क्या संख्या आ सकती है, तो वहाँ 5 तो होगा ही होगा। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ p का मान, जैसे मैंने कहा कि 10 हो सकता है, तो 10 में आप देखोगे 10 को आप 5 × 2 लिख सकते हो, तो इसमें भाग क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 है, इसलिए आप कह सकते हो कि इसके गुणनखंड में क्या चीज़ कॉमन है, 5, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, p बराबर 5a ले लिया। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसको अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसी को, कि आपको यहाँ क्या मिला, क्यू स्क्वायर बराबर मिला है, क्यू स्क्वायर बराबर मिला है 5a का स्क्वायर, सॉरी 5a का स्क्वायर बटेवा 5, यहाँ स्क्वायर भी लगा दो, ठीक है। ठीक है, क्यू स्क्वायर बराबर मिला 5a का स्क्वायर बटेवा 5। इसको अपन आगे बढ़ाएं तो क्यू स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 25a स्क्वायर बटेवा 5। ठीक है, यहाँ कैंसिल कर दो, 5 × 5 = 25, तो यहाँ आपको वापस क्या मिल रहा है, क्यू स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर। वापस में क्या इसकी 5 गुणे में है, तो क्या इसको भाग में लेके जा सकता हूँ, तो मैंने भाग लगाऊंगा तो ये मिल जाएगा क्यू स्क्वायर बटेवा 5 बराबर a स्क्वायर। ठीक है, ये क्यू स्क्वायर बटा 5 किसके बराबर है, a स्क्वायर। और a यहाँ पर क्या थी दोस्तों, पूर्णांक संख्या थी। पूर्णांक संख्या का स्क्वायर करोगे तो भी आपको पूर्णांक संख्या मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वापस ये हुआ कि 5 का भाग क्यू स्क्वायर में जा रहा है, तो आपको a स्क्वायर मिल रहा है, और a स्क्वायर यहाँ पर वापस पूर्णांक संख्या ही है, पूर्णांक संख्या ही, इसका मतलब 5 का क्यू स्क्वायर में पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ आप एक लाइन वापस लिख सकते हो कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हैं, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। देखो भैया, थोड़ी देर पहले हमने बताया था पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, तो पी 5 से विभाजित होगा, और यहाँ हमने बता दिया कि क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। लेकिन हमने शुरू में ही क्या माना था बच्चों, हमने शुरू में ही माना था पी और क्यू सह अभाज्य संख्या है, और सह अभाज्य संख्या है, इसका मतलब उसमें केवल और केवल एक का ही भाग जाएगा। यहाँ तो हमको 2 संख्या मिल रही है, पी और क्यू में जो है 5 का भाग जाएगा, एक तो 1 का था जा ही रहा था, और एक 5 का भी तो जा रहा है। तो यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं कि यहाँ पी व क्यू का गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड या HCF, पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त 5 भी प्राप्त हो रहा है, 5 भी प्राप्त होता है। लेकिन हमने तो क्या माना था, हमने तो कहा था पी और क्यू क्या है,
सहभाज्य संख्या है। तो हमने माना था लेकिन हमको मिला क्या? हमको जो माना था वो मिला क्या? हमको नहीं मिला। हमने जो माना था उसका उल्टा मिला। हमने माना था सहभाज्य संख्या होगी, लेकिन ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो हमें यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमने जो माना था सहभाज्य मानी थी, लेकिन हमें सहभाज्य संख्या नहीं मिली। तो आप ये लाइन लिख सकते हो यहाँ पर, यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो विरोधाभास मिल रहा है कि हमने सहभाज्य मानी थी, लेकिन हमें कौन सा विरोधाभास मिल रहा है कि ये √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमको विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो अब क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? √5 एक परिमेय संख्या है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ लिख देते हैं। चलिए यहाँ इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अरे यार क्यों पका रहा है भाई? अतः निष्कर्ष निकलता है कि निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हमें विरोधाभास क्या मिल रहा है? हमें विरोधाभास मिल रहा था कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें ये विरोधाभास नहीं मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिलना चाहिए था? क्योंकि हमने √5 को परिमेय संख्या मानी, और जिनका हमने जो उपनिष्ठ गुणनखंड था सहभाज्य था, इसलिए उनका उपनिष्ठ गुणनखंड आपको 1 मिल रहा था। लेकिन आपको यहाँ P और Q का उपनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त 5 भी मिल रहा है। इसलिए √5 क्या नहीं है? √5 परिमेय नहीं है। हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √5 एक परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको पूरा ही क्वेश्चन सोल्व करना है और समझना है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये प्रश्न समझ में आया होगा। और एक बार एक क्वेश्चन समझ लेते हो तो ये सेम टू सेम √5 का जैसे √2 का है, √3 का है, √6, √7 सेम टू सेम आप चलने वाले हैं। ठीक है, तो इनको अगर आप सिद्ध कर लेते हो कि ये एक को ही आप समझ लो कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, सेम टू सेम ही आपको इसको सॉल्व करते हुए चलना है। उम्मीद करता हूँ आपको पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी अगर आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको अपन इरेज कर लेते हैं ताकि अपने वापस काम बन जाए। चलिए भाई, अब अगला प्रश्न क्या है? ये हो गया सॉल्व। आगे सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अभी हमने क्या प्रूव किया? √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने सिद्ध किया है। अब अपरिमेय संख्या का गुणा भी आ गया और जोड़ भी आ गई। भाई √5 एक अपरिमेय संख्या थी, अभी हमने सिद्ध किया। और यहाँ इसने क्या कर दिया? 2 का गुणा भी कर लिया और +3 भी कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को साथ में इसने लिख दिया है। ठीक है, तो इसको हम सिद्ध करते हैं। वापस वही तरीका है कि जो है माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये मान लो एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो आपस उसे आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? उसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। उसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q सहअभाज्य संख्याएं होगी। ये लिख दिया मैंने, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं। चलिए ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं? इसको थोड़ा सोल्व करें कि √5 का हमने अभी बता रखा था। अगर मैं √5 को इधर लेके आ जाऊं कि √5 को मैंने सिद्ध कर रखा है, मुझे पता है कि √5 तो मेरी अपरिमेय संख्या ही है, ये मैंने पहले सिद्ध कर रखा है √5 का अलग से, तो वो मुझे पहले से ही पता है। तो अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। ये 3 जो है प्लस का इधर ले सकता हूँ, चलिए ले लो, इधर बच जाएगा। तो √5 =
P बटेवा Q, ये प्लस का था, इधर आके क्या हो गया बराबर के, ये माइनस में हो गया। इसको और सोल्व कर लो, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक Q और एक का एलसीएम लोगे आपको Q ही मिलेगा, ठीक है। 2√5 बराबर ये हो जाएगा। जब भी इस तरीके से जो अचर संख्या आए तो उसका क्रॉस मल्टीपल कर लो, नीचे का नीचे से कर लो, बहुत सिंपल सा होता है। कब आए, जब एक तो वेरिएबल नंबर आए और एक नॉन वेरिएबल चर संख्या है और एक चर संख्या है, तो उनका एलसीएम कैसे लेते हैं, इनका नीचे से गुणा कर लो, तो Q का गुणा 1 से करोगे तो Q ही मिलेगा। ये हो जाएगा P, इसका क्रॉस मल्टीपल कर लो इसका इससे और इसका इससे, ये हो जाएगा -3Q। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब यहाँ और आप कह सकते हो √5, जो √5 × 2 है, 2 गुणे में इसके भाग में और ले लो। देखिए ये आपको मिल जाएगा फिर √5 बराबर P - 3Q बटेवा ये 2 गुणे में, तो यहाँ आ जाएगा भाग में 2 × Q, 2 × Q का मतलब 2Q। देखिए भैया यहाँ बराबर में क्या चीज़ आई है, ये √5 हमने पहले बता रखा था अपरिमेय संख्या है, और हमने यहाँ क्या आया P - 3Q बटा 2Q। देखिए P और Q जो था, P बटा Q वो परिमेय संख्या था। परिमेय संख्या में आप कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, गुणा भाग कुछ भी करो, ठीक है, उसका मान क्या मिलेगा आपको, परिमेय ही मिलेगा। तो इधर आप देखोगे, इधर तो आप परिमेय संख्या मिल रही है, आप कुछ भी कर लो, जोड़ो, बाकी -3Q कर लो, -5Q, कुछ भी, कोई भी संख्या लो, ऊपर माइनस कर लो, नीचे किसी भी संख्या का भाग लगा दो। कंडीशन क्या है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बस यहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन चली रही है, ठीक है। तो इधर तो आपको मिलेगी परिमेय संख्या, और अभी हमने सिद्ध किया था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चों, अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के, बताओ क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो सकती है कभी, तो ये बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ हमें वापस एक विरोधाभास मिल रहा है। विरोधाभास क्या मिल रहा है कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप देख सकते हो ये लाइन पूरी वापस यहाँ कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखोगे कि अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। भैया आपने √5 को जो है पहले ही बता रखा है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है कि अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। जब बराबर नहीं हो सकती है, इसका मतलब हमें यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, कि हमें एक विरोधाभास मिल रहा है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो आप, अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमें कैसा विरोधाभास मिल रहा है, हमें विरोधाभास मिल रहा था, देखिए हमने इसको माना क्या था, हमने परिमेय माना था, लेकिन यहाँ आपको क्या मिल रहा है, परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर मिल रही है। भैया √5 को तो हमने पहले ही बता रखा है, √5 जो है अपने अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ आपको परिमेय संख्या के बराबर मिल रहा है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है। तो अपरिमेय संख्याओं का आप जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी कर लो, वो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ से एक नई चीज़ और देखने को मिली कि अपरिमेय संख्या की जोड़ बाकी गुणा भाग पूरा कर लो तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा, उसका परिणाम जो मिलेगा वो भी अपरिमेय ही मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करना था और प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार से समाप्त होती है। अब पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 को। चलिए भाई, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार इनको भी सिद्ध कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न सोल्व करते हैं। 1/√2 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए भैया लेते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। चलिए ये ले लेते हैं प्रश्न संख्या
पहला 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सीधे ही मान लो, प्रश्न दे रखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो माना कि, तो पहला प्रश्न है, क्या लिखोगे? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो आप बस उसी प्रकार से लिख सकते हो क्या? 1/√2 बराबर होगा P/Q के, जहाँ Q का मान बराबर नहीं होगा 0 के, और P और Q दोनों क्या होगी? सहअभाज्य संख्या होगी। लिख सकते हो क्या? तो बिल्कुल ये हमने लिख दिया, सहअभाज्य संख्या होगी। तो हमने ये लिख दिया पूरा। तो इसी प्रकार से आपको जो है सोल्व करना है इसको। तो वापस क्या करना है? इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का क्या करना है? दोनों पक्षों में वर्ग करना है। मैं सीधा ही वर्ग कर रहा हूँ, बल्कि आपको चलो लाइन लिखे जाते हैं। समीकरण 1 में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर चलिए वर्ग कर लेते हैं। 1/√2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को आप दो प्रकार से, अरे यार, इसी क्वेश्चन को आप दो प्रकार से सिद्ध कर सकते हो। चलिए ये प्रश्न तो कर लेते हैं, जो है समस्या हुई है उसको बाद में देखेंगे। क्या करते हैं, होगी तो होगी। चलिए, तो इसी क्वेश्चन को जो है हम वापस सोल्व कर दूसरे तरीके भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमने प्रश्न संख्या 2 को सोल्व किया था, एक दूसरा तरीका ये भी है। तो 1/√2 दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं? दोनों पक्षों में वर्ग कर रहे हैं। तो वर्ग कर लो, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर P² तो वापस ये क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपने Q² बराबर 2P²। तो इसको आप वापस किस फॉर्म में लिख सकते हो कि ये 2 गुणे में इसको भाग में चले जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा P² बराबर Q²/2। वापस आपको यहाँ एक चीज़ मिल रही है कि 2 का भाग Q² में जा रहा है तो P² मिल रहा है। P और Q दोनों सहभाज्य संख्या है, उसका स्क्वायर करोगे तो भी आपको पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या ही मिलेगी। ठीक है, पूर्ण संख्या ही मिलेगी एक तरीके से। तो आप ये लाइन लिख सकते हो कि Q² 2 से विभाजित हैं, तो Q² 2 से विभाजित हैं तो Q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, और वापस वही चीज़, अब Q का मान यहाँ किस फॉर्म में होगा? ये आपने क्या लिखा है यहाँ पर? P² बराबर है Q²/2, यानी कि 2 का पूरा भाग Q² में जा रहा है तो Q में भी पूरा भाग जाएगा। अब यहाँ Q का मान क्या हो सकता है? Q का जो मान होगा उसके गुणनखंड में 2 तो होगा ही होगा। तो मैं Q बराबर 2A ले सकता हूँ यहाँ पे, जहाँ A का मान क्या है? यहाँ पर A का मान कुछ भी है, पूर्णांक संख्या ले लो, भले पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है, लेकिन एक बात तो श्योर है कि उसके गुणनखंड में क्या होगा? 2 तो होगा ही होगा, 2 × तो होगा ही होगा, तभी 2 का पूरा भाग जा रहा है। तो मैं क्या Q की जगह ले सकता हूँ 2A, तो Q की जगह 2A रख दो, तो P² बराबर ये हो जाएगा 2A का स्क्वायर/2। तो इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं, ये मिल जाएगा P² बराबर 4A²/2। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपको मिल जाएगा P² बराबर 2A²। वापस ये 2 गुणे में है, इसके भाग में ले लो, तो आपको A² बराबर मिल जाएगा। 2 गुणे में गए, P²/2 मिला। वापस यहाँ A² क्या थी दोस्तों? A² पूर्णांक संख्या थी, तो A² का स्क्वायर भी करोगे तो भी आपको पूर्णांक संख्या ही मिलेगी, यानी कि आपको इधर परफेक्ट नंबर मिल रहा है। P² भी क्या थी? सहभाज्य संख्या थी। ठीक है, तो उसका स्क्वायर भी करोगे तो भी आपको पूर्णांक संख्या ही मिलेगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 का भाग P² में पूरा जा रहा है, तभी तो Q² आ रहा है। तो आप यहाँ लाइन लिख सकते हो वापस, P² 2 से विभाजित हैं तो P भी 2 से विभाजित होगा। चलिए भाई, अब वापस अपने 2 चीज़ें मिल गई।
हमने शुरू में क्या माना था इसको, हमने 1/√2 को जो है p बटा क्यू की फॉर्म में लिखा था और हमने कहा था ये जो संख्या है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है और उनका जो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसका 1 होगा, क्योंकि p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है। लेकिन हमको क्या मिला, हमको यहाँ ये मिला कि p व q दोनों 2 से विभाजित हैं। यहाँ हमें p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड a के अतिरिक्त 2 भी प्राप्त होता है। अतः हमें विरोधाभास मिलता है, ये विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें विरोधाभास मिल रहा है ना कि ये परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अतः निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको 1/√2 को सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हो। बाकी दूसरा तरीका वो भी है, वो वाला क्या कहता है, आप सीधे आप अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है उसको बता सकते हो। यहाँ उसको भी समझ लेते हैं, चलो ठीक है। 1/√2 क्या है, मैं शॉर्ट कर मैं समझा रहा हूँ ना, p/q है। चलिए भी p/q है, ठीक है। तो इसका आप क्रॉस मल्टीपल किया, आपको मिला q बराबर √2 इंटू p, और वापस को q/p लिख सकते हो, ठीक है। √2 देखिए p/q था, ये ये तो हमको पता है ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ p और q/p, p का मान तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, p का मान कुछ भी हो सकता है। तो ये अच्छा, इसको जो है ये तो हमें क्या मिलेगी, ये आपको क्या मिलेगी, जो है नहीं मिलेगी, सिर्फ नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अगर कोई करवा भी रहा तो गलती होना चाहिए, क्योंकि भैया p का मान 0 भी तो ले सकते हो, फिर तो p का मान 0, 1, 2 कुछ भी ले सकते हो, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो q का मान नहीं है, तो इसको आप करोगे तो परिमेय तो नहीं मिलने वाली। तो ये जो कोई भी टीचर जो है p बराबर ये इस तरीके से करवाता भी है, तो मुझे लगता है वो गलत है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको p बराबर 0 ले सकते हो ना, तो p बराबर 0 लोगे तो आपको अनडिफाइंड नंबर मिलेगा, तो परिमेय मिलेगा ही नहीं। तो बिल्कुल मुझे भी एक नई चीज़ समझ में आई यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके के साथ जाएंगे। इस तरीके के साथ आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि देखो आपने जब उसको सोल्व किया, उसको q/p लिख सकते हो, आप लिख दिया, उल्टा क्रॉस मल्टीपल किया, सब कुछ किया, तो q/p जो है, p का मान तो 0 हो सकता है ना, q का मान 0 नहीं होगा, ये आपने कंडीशन दी है। आपने यूँ थोड़ी कहा कि p और q दोनों 0 नहीं हो सकते, आपने कहा q का मान तो 0 हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन p का मान तो 0 हो सकता है। तो p का मान 0 होगा तो क्या मिलेगा, q/0, तो q/0 अपरिभाषित है। इसलिए आप इस तरीके से नहीं जा सकते कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाला तरीका तो काम नहीं करने वाला है, ठीक है। इस तरीके से करते भी हो तो गलत ही मुझे लगता है कि होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन संख्या 2 पे बढ़ते हैं। ये हो गया अपने पहला प्रश्न, इसको सोल्व करना है, ये मत करना है ना अपरिमेय संख्या बराबर होती है परिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है अपरिमेय संख्या के, ठीक है। तो ये हो गया अपने प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। थोड़ी क्लास लंबी हो रही तो मुझे थोड़ा सा गले में जो है समस्या हो रही है, क्योंकि इतनी लंबी क्लास। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 7√2 क्या है, मेरे अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। चलिए तो सिंपल सा है बिल्कुल, इसको भी सम कर लेते हैं। 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या, ये हम मान लेते हैं, माना कि क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए भाई ये तो हो गया। 7√5 अगर परिमेय संख्या है तो उसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो,
और q का मान बराबर नहीं होता है 0 के, और q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, तो फिर इसका मतलब p और q दोनों हमेशा क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। ये कंडीशन सब में लिखनी है ना, सहअभाज्य संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो ये हो गया अपने p बटा q बराबर 7√5 और q का मान बराबर नहीं है 0। p और q सहअभाज्य संख्या है, मतलब केवल और केवल में इनका उपनिष्ठ गुणनखंड एक ही होगा, एक का ही इसमें भाग जाना चाहिए, FCF 1 होना चाहिए, ये कंडीशन है भैया, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा √5 तो ऐसे ही रह जाएगा, ये p, ये 7 गुणा में तो इसके भाग में चला जाएगा 7q। अब थोड़ा सा यहाँ समझना है वापस, देखिए भैया p बटा q था, उसमें आपने 7 का भाग लगा दिया। हमने कहा था किसी भी जो है परिमेय संख्या में आप जोड़ो, घटाओ, गुणा, भाग करो, किसी भी संख्या का भाग दो केवल 0 को छोड़ के, तो आपको जो है वो परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो और √5 को आपने पहले ही बता रखा है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर वापस मिल रहा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर है क्या परिमेय संख्या के, हो सकती है क्या बच्चों, परिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो आप इससे एक लाइन लिख सकते हो, अतः हमें एक विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः हमें एक विरोधाभास प्राप्त होता है कि, ये भी लिख सकते हो कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होती है। ये भी विरोधाभास से तो मिलता है, लेकिन और समस्या लिखो तो आप लिख सकते हो, हमें एक विरोधाभास प्राप्त होता है कि 5 इतनी गलतियाँ क्यों होती है मेरे से, मैंने 7√5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये तो विरोधाभास मिल रहा है ना, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, तो हमें विरोधाभास मिल रहा है ना भैया कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, ये आपको विरोधाभास मिल रहा है। तो अपरिमेय संख्या क्या जो है 7/5 क्या है, अपरिमेय संख्या, ये आपको विरोधाभास मिल रहा है। तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, अतः निष्कर्ष निकलता है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से तीसरा का दूसरा करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के ऊपर। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप इनको सीधे सीधे पढ़ सकते हो कि जो है ये अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है, उस तरीके से आप जाके इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। चलिए अभी प्रश्न संख्या 3 पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है आपसे कह रही है 6 + √2, ठीक है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको सिद्ध करना है। तो वापस, अरे यार समस्याएं, चलिए भाई वापस आ गए। हाँ, तो इसको एक बार वापस डस्ट कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 आपसे क्या कह रही है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको सिद्ध करना है। तो मान तो लो भैया, इतना किस चीज़ की आदत है आपके, कहाँ जाना है आपको। तो माना कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर आप परिमेय नहीं ये सिद्ध कर लोगे तो अपरिमेय हो जाएगी। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो वापस वही 6 + √2 बराबर होगा p बटा q के, जहाँ कंडीशन है q बराबर नहीं है 0 के, और p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये आपको क्या करना है, ये जो है आपने कह दिया कि q बराबर नहीं है 0 के, और कंडीशन लगानी है कुल मिला के, है ना। तो इसको वापस आप सोल्व कर लेते हैं। 6 + √2, 6 प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। √2 बराबर p बटा q - 6। आप जो है परिमेय संख्या में से 6 घटाओ, क्या मिलेगी आपको, परिमेय संख्या मिलेगी। इसको और अपन सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा p बटे में 1 हो गया, तो एलसीएम लोग क्यों मिलेगा, क्रॉस मल्टीपल कर लो, सीधा सा कहा मैंने। ये हो जाएगा 6q बटेवा q। ये तो अपने क्या मिलेगी, ये मिलेगी अपरिमेय। √2 को हमने पहले सिद्ध कर रखा है, ये क्या है,
ये है अपरिमेय। तो क्या वापस आप कह सकते हो कि अपरिमेय जो है, अपरिमेय बराबर होती है परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? क्या नहीं हो सकती, इसलिए ये नहीं का साइन लग जाएगा। ठीक है, नहीं हो सकती। इसको थोड़ा सा और लिख देते हैं सही से। नहीं हो सकती का मतलब ये क्रॉस कर दिया। तो वापस क्या लाइन लिखोगे? वापस वही विरोधाभास वाली लाइन लिखोगे। अतः हमें एक विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः निष्कर्ष निकलता है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि जो संख्या है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। भैया देखो ये तो क्या है अपने, ये पूरी संख्या परिमेय मिलेगी। भाई P/Q में से 6 घटा दो, आप कोई भी परिमेय संख्या लो उसमें से 6 घटाओ, क्या आपको परिमेय संख्या ही मिलेगी? तो बिल्कुल जवाब है परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो परिमेय संख्या और √2 को तो आपने पहले सिद्ध कर रखा है, तो √2 को पहले ही सिद्ध कर रखा है, ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है। तो हमें क्या मिल रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है कि हमने इसको माना क्या था? परिमेय संख्या मानी थी, लेकिन हमको क्या मिल रहा है? अपरिमेय संख्या के बराबर मिल रहा है। तो ये हमें क्या मिल रहा है? विरोधाभास तो मिल रहा है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होती है। जब तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है या विरोधाभास जो मिल रहा है, तो हम इससे क्या जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्नावली 1.2 अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप बिना सोचे कमेंट कर सकते हैं। मैं जो है आपके लिए अलग से एक जो है सॉल्यूशन वीडियो लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्लास समझ में आई होगी। और अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।